ओके। तो इसमें हम आर एस प्रीलिम्स 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके। उसमें 150 सवाल थे और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आरपीएससी के द्वारा जो पेपर दिया हुआ है वो यहाँ पे लगाया हुआ है सारा, और उसमें एक एक सवाल को सारी अच्छे तरीके से बारीकी से देखेंगे। तो काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, बट शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बता देता हूँ मैं कि ये वीडियो जो है वो डिस्कशन वीडियो है ही। एंड इसमें हम ये देखेंगे कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसा है, डिफिकल्टी लेवल। ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हों वो शुरुआत कर रहे हो तैयारी की, तो सिलेबस बता चुका हूँ मैं और वो अपने एप्लीकेशन में जमा हुआ है। अगर शुरुआत में सिलेबस आप याद कर चुके हो तो उसके बाद मैंने अगला काम बताया था ओल्ड डेट्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करना। अब क्या होगा कि जिन्होंने पहले से कुछ भी पढ़ाई नहीं की हुई है राजस्थान जी के वगैरह या राजस्थान आरएएस की थोड़ी बहुत भी तैयारी नहीं की हुई है, तो वो पेपर को देख करके डर सकते हैं। ओके। तो पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी होती है। जैसे कि 2018 में जो कट ऑफ थी प्रीलिम्स में 200 नंबर में से 78 नंबर पे थी, यानी 40% थी। ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। अब बात देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है, डिफिकल्टी लेवल कितना होता है। क्या सिर्फ आपके लिए ही वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है या सबके लिए ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है? तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा। एक तो इजी लेवल के क्वेश्चन जिन्हें हर कोई सॉल्व कर सकता है, हर कोई मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर ली है। अब हो सकता है कुछ विद्यार्थी जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो सारे सॉल्व क्वेश्चंस के जो है वो आंसर ऑटोमेटिक देने लग जाओगे आप। ओके। और अपना मैंने बताया कि वीडियो लेक्चर्स के साथ में जब ओल्ड ईयर्स का वीडियो डिस्कशन होगा उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सारे के सॉल्व होते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ इजी लगने लग जाएगा। तो 3 तरीके के क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे मैं टिक लगाने वाला हूँ, या तो इजी होगा वो, या मिडिल लेवल का होगा, या डिफिकल्ट लेवल हाई होगा उसका। ओके। तो 3 तरीके का यहाँ पे मैं उसमें डालने वाला हूँ। उसके बाद में कौन सी सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी इस पेपर में हम देख लेंगे। यानी पहले तो हम नेचर देख लेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्वेश्चन का ये। उसके बाद में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। हर क्वेश्चन के साथ में मैं डिफिकल्टी लेवल के लिए 3 यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वर्ड। इजी है सवाल तो ई यूज कर लूंगा, मीडियम लेवल का है तो मीडियम यूज कर लूंगा, और डिफिकल्टी लेवल का अधिक कठिन है तो डी यूज कर लूंगा। ओके। कोई भी सवाल ऐसा हो सकता है। मीडियम का मतलब ये हुआ कि आपने जैसा मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, या कोई भी किताब से आप पढ़ रहे हो या किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, सही ढंग से वो पढ़ लिया तो मीडियम लेवल के आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। इजी लेवल का मतलब हुआ कि हाँ ये तो ज़्यादा ही आसान है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये हुआ कि ये बहुत डीप नॉलेज मांगते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। डिफिकल्टी में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़े टीचर्स को जो पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता होते हैं। जैसे कि आरएस 2018 का जो पेपर था उसमें से 150 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी भी टॉप से टॉप टीचर सब्जेक्ट के विशेषज्ञों को भी नहीं पता थे। तो वो आरपीएससी का पैटर्न है। अगर आरपीएससी सब आसान सवाल देने लग जाएगी तो आरपीएससी की एक तरीके से वैल्यू क्या रह जाएगी आरएस एग्जाम की। मतलब ये एग्जाम उस तरीके से थोड़ी दिया जा सकता है कि भाई सारे सवाल आप सॉल्व कर सको। सारे सवाल तो आरपीएससी के जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाते 150 क्वेश्चंस को, क्योंकि उसमें से ये तो नियम होता है नॉर्मली कि कुछ एक सवाल ऐसे डालो ताकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, वो किसी से भी सॉल्व ना हो पाए। ओके। जैसे कि 200 नंबर था आरएस एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम 2018 वाला, तो उसमें टॉपर्स के नंबर 120 के आसपास आए होंगे। ओके। 120 125 उससे ज्यादा किसी के नहीं आए, यानी 40 45 सवाल जो है वो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, इस तरीके के थे उसमें। ओके। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर सवाल के साथ में यहाँ पे ई लिखूंगा या एम लिखूंगा या डी लिखूंगा। अगर इजी है तो ई लिख दूंगा, मीडियम लेवल का है कि हाँ थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया और हम जो करा रहे हैं वो कर लिया, तो आप मीडियम लेवल के सवाल सॉल्व कर सकते हो। डी का मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मांगते हैं, और इस तरीके के सवालों को छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्योंकि हर सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, 150 में से आप 150 सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। ओके। बताया अभी 200 में से जिसके भी 120 और 125 रहे होंगे 2018 वाले में, वो उसके सबसे ज़्यादा नंबर रहे होंगे मेरे हिसाब से। ओके। तो ये हम हर सवाल के साथ में ये सारा लिखते चलेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट कोड भी लिखेंगे। अगर कोई सवाल इंडिया हिस्ट्री का लग रहा है मुझे तो मैं उसमें एच लगा दूंगा। ओके। हर सवाल के साथ में एक तो या तो ई एम या डी में से लगाऊंगा, या एच, या इस तरीके से राजस्थान जीके का है तो आर लगा दूंगा। ओके।
राजस्थान जीके का तो आर लगा दूंगा, पॉलिटी का सवाल है तो पी कोड लगा दूंगा, ओके, पी तरीके का कोड लगा दिया जाएगा, ज्योग्राफी का सवाल है तो जी लगा दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स का है तो ई कोड लगा दिया जाएगा, साइंस का है तो साइंस एस लगा दिया जाएगा, मैथ रीजनिंग का है तो एम आर लगा दिया जाएगा, और करंट अफेयर्स का है तो सी ए, ये कोड लगा दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली करंट अफेयर्स के 20 के आसपास सवाल आते हैं, मैथ रीजनिंग का पक्का फिक्स है 15 सवाल आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फिक्स है 15 सवाल आएंगे, बाकी इनमें ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इनका हम कोड लिखते चलेंगे कि ठीक है, राजस्थान के लिए आर लगा देंगे, हिस्ट्री के लिए एच लगा देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। ओके, हर सवाल के साथ दो काम करेंगे, एक तो उसका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन सी सब्जेक्ट में है। ओके, और लास्ट में हम इसे समराइज करेंगे, जैसे ही ये पूरे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में हम समराइज करेंगे। ओके, अब एक बार जो आरपीएससी जो इंस्ट्रक्शंस देती है, जो निर्देश देती है, उन्हें पढ़ लेते हैं। ओके, पता होना चाहिए आपको एग्जाम में जाने से पहले। देखो, आरपीएससी ने क्या बोला हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बोनस दिया हुआ उसने कि भाई ऐसा होता है कुछ एक कि आप या तो ये सवाल कर लीजिए, ये सवाल कर लीजिए, तो ना बाकी तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करनी है आपको, इस तरीके से उन्होंने बोला है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। ओके, अंक निकालने का सीधा तरीका है 200/150, तो कुल मिला के 1.33 इस तरीके से शायद कुछ आएगा, तो वो निकाल लेना आप जितना भी आए। ओके, 4/3 इस तरीके से अपना 1.33, एक सवाल के लिए 1.33 मार्क्स हैं। ओके, उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए। अगर दो उत्तर दे दोगे ये तो आपके पास में ओएमआर शीट होगी, ओएमआर शीट में आपको ब्लैंक जो है वो भरना पड़ेगा। ओके, गोला भरने पड़ेंगे, तो आप दो कर दोगे तो उसे नेगेटिव मान लिया जाएगा। ओके, नेगेटिव मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं खाली छोड़ दिया जाएगा, उसे नेगेटिव ही मान लिया जाएगा। खाली छोड़ने पे आपको कोई नेगेटिव नहीं होगा, कोई पॉजिटिव नहीं होगा, बट आप दो कर दोगे तो उसे नेगेटिव मान लिया जाएगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसे नेगेटिव मान लेगा। ओके, उसका मतलब क्या है कि आपने होशियारी करने की कोशिश की है तो उसे नेगेटिव माना जाएगा। एक से अधिक उत्तर देने की दिशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा, और गलत का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें क्रम से 1 2 3 दिया गया है, एबीसीडी या 1 2 3 दिया गया है। अब बढ़तियों को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल पॉइंट से भरना है। तो पहले निर्देश क्या दिए गए थे, नीला और बॉल पेन लेके जाना था एग्जाम में। ओके, अभी भी यही निर्देश है, हो सकेगा चेंज होंगे तो पता चल जाएगा, बाकी नॉर्मली आपको अपना जो एडमिट कार्ड आता है उसमें लिखा दिया जाता है कि इस तरीके का बॉल पेन लेके आना है, तो नीला बॉल पेन लेके जाना होता है। ओके, ओएमआर उत्तर पत्र पर इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा गया है। पेपर आता है, उस पेपर का ऊपर से फोल्डिंग होती है, वो कवर होता है पूरा पॉलीथीन के द्वारा, और उसके अंदर ओएमआर शीट होती है। जब आपको खोलने को बोला जाए तब उसे खोल करके अपना नीले बॉल पेन से उसमें अपना विवरण भर दें, यानी जैसे ही वहाँ पे घंटी बजने से पहले ही उन्हें खोलने को बोल दिया जाता है, तो सबसे पहला आपको रोल नंबर, आपका एग्जाम कोड वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें भरनी होती हैं। ओके, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। ओके, 1.33 का आप नेगेटिव मार्किंग ला लीजिए, उसमें 3 का भाग दे दीजिए तो उतना हो जाएगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर से हैं। अगर आपने 2 गोले भर दिए तो भी वो गलत है, तो उसे नेगेटिव माना जाएगा। ओके, अगर आपने खाली छोड़ दिया, किसी भी प्रश्न में खाली छोड़ दिया, तो उसका उत्तर गलत नहीं माना जाएगा, उस पर कोई ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। ओके, मोबाइल फोन वगैरह इसको सब बंद किया हुआ है। कृपया अपना रोल नंबर ओएमआर पर सावधानी पूर्वक सही भरें, गलत अथवा अपूर्ण भरने पर 5 अंक काट लिए जाएंगे। तो पहले ही जब रोल नंबर भरो तो अच्छे तरीके से भरो। ठीक है, यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उसका अंग्रेजी रूपांतरण माना जाएगा। ओके, तो अगर आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है कि ये सब थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप उसका अंग्रेजी वाला, क्योंकि साइड में अंग्रेजी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इधर की साइड में सवाल जो हैं वो सारे के सारे हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश में भी लिखे गए हैं इस तरीके से। तो ठीक है, तो अंग्रेजी वाला ही मान्य होता है। चेतावनी ये है कि अगर आप कोई नियमों का पालन नहीं करते और कुछ यहाँ पे चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ओके, तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन बता दिए, और अपना ये जो 150 सवाल है इन सब सवाल को सॉल्व करते हैं, 3 तरीके से डिवाइड करेंगे, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्टी में हाई लेवल रख लेंगे, डी लिख लेंगे। ओके, उसके अलावा सब्जेक्ट के नाम लिखते जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो उनके कोड जो मैंने बनाए हुए हैं तो वो करते जाएंगे। ठीक है, तो हम सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं, और मैं आपकी स्क्रीन से हट जाता हूँ और पहले नंबर से सवाल से शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ता चलूँगा और उनके जो आंसर होंगे उन पर टिक करता चलूँगा, और जहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ एक्सप्लेन भी कर दूँगा, और जो मैंने तरीका बताया था इजी, मीडियम और जो सब्जेक्ट में डालना है वो डालते चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?
तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं। ये अपने आरपीएससी वालों की विशेष बात है कि उनके पूछने का तरीका ऐसा ही होता है, 2-3 कथन देते हैं, उनमें से केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2, 3 इस तरीके का आता है। पहला कथन है इनका, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ओके, पहले इन्होंने बोला है कि कांग्रेस का 1920 में जब नागपुर में सत्र हुआ था तो उनकी जो प्रांतीय कांग्रेस की समितियां थी उनका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये पहला कथन है। ओके, दूसरा कथन है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अब ये दोनों कथन में से उसने पूछा है कि दोनों कथनों में से सही कौन कौन से हैं, तो एक्चुअली में दोनों ही कथन सही हैं। अब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अच्छा नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ने वाले हैं, बाकी ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, उसमें कवर हो जाती हैं। ओके, तो ये हिस्ट्री का है, इंडियन हिस्ट्री का है और मीडियम लेवल का सवाल है। ओके, इजी तो नहीं बोलेंगे बट मीडियम लेवल का है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे तो ये आसानी से सॉल्व कर देंगे। यानी कांग्रेस का जो नागपुर में सत्र हुआ था 1920 में, उस समय उन्होंने जब समितियां बनाई थी तो उनमें भाषाई आधार पर समितियां बनाई गई थी। लेकिन 1948 में आते आते कांग्रेस ने ही खुद ने ही प्रांतों के गठन का भाषाई आधार पर अस्वीकार कर दिया था। उसके कारण ये थे कि कांग्रेस को डर था कि अगर भाषाई आधार पर अगर राज्य बनाए जाने लगेंगे तो देश में बहुत सारे राज्यों की मांग उठने लग जाएगी और देश टूट सकता है। तो ये कांग्रेस का डर था, तो उन्होंने 1948 में जो भाषाई आधार पर ये जो था मांग जो अस्वीकार कर दी। बाद में वहाँ पे पुनर्गठन आयोग आया तो उसने फिर से भाषाई आधार को मान लिया गया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके, तो बैराट के शासक जो थे, वहाँ बैराट जो है अपने जयपुर में है, तो बैराट जयपुर और अलवर के बीच में, बट जयपुर के अंदर ही आता है। ओके, तो वहाँ पे मेनेंडर शासक के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट जयपुर से अशोक के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, पंचमार्ग के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, हूण के, मेहरकुल के, तोरमाड़ के, यूनानी शासक मेनेंडर के। तो वो बैराट जो है वो बहुत ही फेमस प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार शासक से संबंध नहीं है। ओके, सेकंड वाले सवाल का जो यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया तो इसे मैं इजी लेवल में डाल देता हूँ और इसे मैं हिस्ट्री में डाल देता हूँ। ओके, हिस्ट्री एंड इजी लेवल में। तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा है कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार से संबंधित नहीं है, तो आपको सवाल को केयरफुली पढ़ना होता है, इतना ध्यान रखना, बहुत सावधानी से पढ़ना होगा। गुर्जर प्रतिहार से कौन सा संबंधित नहीं है, तो अगर आप गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर इनके नाम बता दिए जाएंगे आपको और आसान तरीके से बता दिए जाएंगे। तो भरत भट्ट जो फर्स्ट थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश से नहीं थे, तो तीसरा जो है वो हिस्ट्री में ही आ रहा है और इसे मैं इजी लेवल में रख लेता हूँ। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम यूज किया जाता था, किन के लिए यूज किया जाता था। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है नैमित्तिक जो है वो किन के लिए यूज किया जाता था। ये जो यूज किया जाता था राजकीय ज्योतिष के लिए। अब ये देखो अपना जो साहित्यिक शब्दावली होती है उसमें भी शामिल किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों में शामिल होता है, आर्ट एंड कल्चर में भी शायद आ सकता है इसका, बट हिस्ट्री के लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये राजस्थान का जीके है, राजस्थान जीके है और ये जो है नैमित्तिक वाला हर किसी को नहीं पता होता बट ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो मीडियम लेवल में इसे मैं डाल लेता हूँ। ओके, तो जो विद्यार्थी नए होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है, एक्चुअली में कठिन नहीं है। अगर आप राजस्थान जी के पॉलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपके लिए सब बिल्कुल नॉर्मल से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मीडियम डाला हुआ है, मतलब अगर आप जो भी मैं कराने वाला हूँ सारी चीज़ें वो कर लोगे, उसके बाद ये मीडियम के जो सवाल हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल चलते हैं। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सज़ा मिली थी। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, केसरी सिंह बराट और नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट्स को पता होता है, इजी है और राजस्थान जीके का है। ओके, राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री है तो राजस्थान जीके को एक साथ में शामिल कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी जो एक आर्ट एंड कल्चर है तो राजस्थान की एक साथ शामिल की जा रही है। ओके, 6 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीनस्थ संधियों में बातचीत की। तो कौन जो अंग्रेज अधिकारी था जो यहाँ पे बातचीत करने के लिए आया था, तो वो था चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, ये भी आसान में है, इजी में है और राजस्थान जीके से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये इधर की साइड में इंग्लिश में डले हुए हैं सारे के सारे सवाल, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो ये सवाल देख सकते हैं।
अगला सवाल है, देसी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित हुई संयुक्त राज्य का हिस्सा नहीं थी। तो 25 मार्च 1948 को अपना राजस्थान का एकीकरण के जो चरण चल रहे थे तो उसमें से थे, दूसरा चरण था वहाँ पे। तो उस समय 9 रियासतें और एक ठिकाना था वो शामिल किया गया था। बाकी एकीकरण का बहुत ही आसान सवाल है, इजी में है और राजस्थान जीके में से डाला जाएगा। बाकी आपको पता ही होगा, अगर एकीकरण पढ़ा होगा तो दूसरे चरण का एक सूत्र आता है, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, ये सब जो थे वो दूसरे चरण में मिले थे 25 मार्च 1948 को। तो इनमें से अपना उदयपुर जो था वो इसमें नहीं था, दूसरे का हिस्सा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, तो इसे हम इजी में और राजस्थान जीके में डाल देते हैं। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो ये इजी बेस में है, अगर आप पढ़ लेंगे राजस्थान जीके तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इजी और राजस्थान जीके में मैं इसे डाल देता हूँ। उसके बाद में 9वां नंबर, यहाँ पे कुछ मंदिर दिए गए हैं और कौन कौन से ज़िले में इस तरीके के उन्होंने पूछा हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे, बट अगर इनमें से एक दो के भी नाम जानते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कामेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव जो है वो पाली में है। ओके, उसके बाद में दूसरा है शीतलेश्वर, शीतलेश्वर जो है वो झालावाड़ में है। ओके, उसके बाद में पीपला माता, ये जोधपुर में है, और नीलकंठ जी ये अपने अलवर में। तो अब इस तरीके से मिलाना है। पहले का आपको डी जहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि पहले का डी इसमें है और इसमें दो में दिख रहा है पहले का डी। ओके, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया है, चौथा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अभी कंपैरिजन जो चलेगा 2 और 3 में ही चलेगा। ओके, उसके बाद में हम दूसरे का, इनमें से अगर 2 का भी पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरे का जो है वो झालावाड़ है, यानी सी है, तो दूसरे का सी है, यहाँ पे आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही है, DCBA। इस तरीके का जो है वो अपने राजस्थान के मंदिरों को यहाँ पे सुमेलित किया है आपने। ओके, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो चित्तौड़गढ़ किले में बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से जैन मंदिर भी है। तो वो जैन मंदिर का नाम है सातबीस देवरी। तो ये इजी में आएगा क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो है वो हिस्ट्री में भी आ जाएगा, और मंदिर है तो स्थापत्य आर्ट एंड कला में भी आ जाएगा, हिस्ट्री एंड राजस्थान जी के। इधर वाला मैं ऐसे मीडियम रख लेता हूँ, मीडियम एंड राजस्थान जी के, इस तरीके से रख लेता हूँ। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अरबल शैली से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो नानक राम है। तो ये थोड़ा सा क्या था, इस बार कंट्रोवर्शियल रहा था, इस बार बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा था ये सवाल, क्योंकि RPSC के खिलाफ कुछ लोगों ने इसमें रिट भी लगाई थी। ओके, तो महाराजा विनय सिंह के काल में जो अलवर शैली थी उसका स्वर्ण काल था, और उनके काल में जो थे चित्रकार थे बलदेव जी, गुलाम अली जी, जमुना दास जी, बक्साराम जी, तो उनमें नानक राम जी नहीं थे। ठीक है, RPSC ने यही माना है 3rd नंबर का। ओके, बाकी कुछ लोगों ने बोला नानक राम जी भी थे, बट RPSC ने यही माना है। ओके, इस पर विवाद भी था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं, पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम दिए गए। तो इनमें से पागी जो थी वो चंद्र प्रकाश देवल जी की थी, कोडमदे मेघराज मुकुल की थी। और ये मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो मेन स्ट्रीम के उनमें से नहीं है। बाकी डिफ़िकल्ट या मीडियम में दोनों में से आप जो भी रखना चाहें। राजस्थान जीके का सवाल है ये, राजस्थान जीके का। तो इसमें से बोल फार्माली जो थी वो यादवेंद्र शर्मा जी की नहीं थी। ओके, तो इसमें पहला आंसर जो है वो सही होगा। ओके, गौरी देवी किससे संबंधित है? तो बहुत ही आसान है, राजस्थान जीके का है, आर्ट एंड कल्चर का है, बहुत आसान तरीके से आप इसे जानते होंगे। गौरी देवी जो तो माड़ गायिका थी, राजस्थान की प्रसिद्ध माड़ गायिका थी, जिनका जन्म पाली में हुआ था, और 1996-97 में जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो गौरी देवी का नाम आपने सुना ही होगा। ओके, 13 नंबर के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इधर की साइड में इंग्लिश वाले चल रहे हैं, तो आप इंग्लिश वाले यहाँ पे कंपैरिजन करते चलें। ओके, 14 नंबर, रानी संत दयाबाई शिष्या थी। ये आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो इसका आंसर है संत चरणदास जी। ओके, दयाबाई जी जो अलवर की थी, और ये अपने संत चरणदास जी की शिष्या थी। तो ये अपना जो संत संप्रदाय आएगा उसमें आपको इजीली कवर हो जाएगा। तो राजस्थान जीके का ये इजी सवाल है। ओके, उसके बाद में गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, लूर इसका आंसर होगा। ओके, लूर नृत्य मुख्यतः मेले और शादी के अवसर पे गरासिया जनजातियों के द्वारा महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य घूमर नृत्य का एक तरीके का रूप है।
तो एक नृत्य, एक दल बरपक्ष होता है, दूसरा बधूपक्ष होता है, तो गिरते की मांग करते हुए इसमें नृत्य किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ, और ये भी इजी में ही रखूँगा क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जब हम लोग नृत्य पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है इजी में। और सब्जेक्ट कौन सी रखी जाएगी, राजस्थान जी की रखी जाएगी। ओके, विजयदान देथा, ये मतलब अपने आर्ट एंड कल्चर का था, साहित्य से रिलेटेड था, बट उस समय बिज्जी जी की डेथ हुई थी तो उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया था। तो विजयदान देथा का ये सवाल है, तो इसमें पूछा गया है, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई थी। विजयदान देथा रूपनारायण संस्थान के सह संस्थापक थे। एक्चुअली में दोनों ही बात सही है। विजयदान देथा जो थे वो प्रसिद्ध लेखक थे और उनकी जो कहानी थी उसको चरणदास चोर नामक एक नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया था, उसमें मूवी भी बनी थी। बाकी अगर शाहरुख खान की पहली मूवी देखी हो तो वो विजयदान देथा की कहानी पर ही आधारित थी। ओके, तो ए और बी दोनों ही सही हैं, तो इसमें 4th नंबर का आंसर आपका सही माना जाएगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना 17 नंबर का सवाल है। तो इसमें सूची दी गई है, सूची 1 और सूची इधर की साइड में पर्वत से कर दी गई है, इधर की साइड में देश दिए गए हैं। ये भी आसान सवाल है, अपने ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स में करा चुका हूँ, ज्योग्राफी मैंने कराई है तो आपको पता ही होगा। मतलब सबसे ऊंची चोटी कहाँ कहाँ पे, बस पहले मैंने क्या है कि वहाँ पे मैंने जो कराया है उसमें महाद्वीपों के नाम कराया, फिर भी कुछ देशों के नाम भी लिखवाए हैं। ओके, जैसे किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो जो है वो अपना तंजानिया में है, अफ्रीका में है, तंजानिया मैंने आपको बताया था। अल्ब्रूस, अल्ब्रूस जो है ये सबसे ऊंची चोटी जो है वो रूस के अंदर में है। ओके, उसके अलावा माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड की है, और मैकिनले जो है वो यूएसए की है। तो पहले का ए जो है वो 4 के साथ में जा रहा है, ए 4 के साथ में यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ओके, बी किलीमंजारो जो तंजानिया में है, 3 देशों में है आसपास में, तो बट यहाँ पे तंजानिया वाला 3rd यही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। ओके, उसके अलावा ये मिला लीजिए, माउंट कुक न्यूजीलैंड में है और मैकिनले जो है वो रूस में है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। 18 नंबर सवाल, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक अलग अलग सूचकांक दिए जाते हैं जैव विविधता मापने के लिए, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके के सूचकांक दिए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा होता है जिसमें स्थानीय स्तर पर, एक लोकल लेवल पर किसी एक समुदाय, एक कम्युनिटी की डाइवर्सिटी मापने का काम किया जाता है। ठीक है, यह आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति की विविधता, मान लेते हैं कि जैसे कोई एक लोकल क्षेत्र है, उस लोकल क्षेत्र में कितने प्रकार के डॉग्स हैं, तो डॉग्स के बीच में कितनी विविधता है, या कितने प्रकार की बर्ड्स हैं। एक स्पेशल प्रजाति को लिया जाता है, कोई एक स्पेशल प्रजाति, जैसे कि मान लेते हैं लायन को ले लिया। ओके, तो लायन के भी वहाँ पे कौन कौन सी अलग अलग टाइप के हैं, डॉग्स के भी वहाँ पे जैसे एक प्रजाति को अलग से ले लिया जाता है, तो उसके अंदर वहाँ पे विविधता क्या है, एक कम्युनिटी की, एक प्रजाति के मध्य विविधता दर्शाने के लिए जो यूज किया जाता है वो अल्फा सूचकांक यूज किया जाता है। ओके, तो ये काफ़ी टफ सवाल था, इसे मैं आप डिफ़िकल्ट सवाल में रखने वाला हूँ, और ये अपना ज्योग्राफी का है। ओके, इंडिया ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी मान लीजिए। इधर की साइड में मैंने ये विजयदान देथा वाले का आंसर मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये जो मैं मानता हूँ विजयदान देथा वाले को ईजी में देता हूँ और राजस्थान जी के में देता हूँ। उसके अलावा ये वाला है, ये भी ईजी में है, और में ये ज्योग्राफी है। ओके, यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो गई है। यहाँ से मैंने इसे डिफ़िकल्ट लेवल में दिया है क्योंकि काफ़ी कठिन सवाल था, और इसे मैंने ज्योग्राफी में डाला। ओके, तो ये सूचकांक वगैरह थे। ओके, नेक्स्ट सवाल, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये बहुत नॉर्मल से सवाल हैं। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है तो इसमें औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बता दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से देश में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। ओके, तो ये नॉर्मल सा सवाल है। जैसे अपना रूस जो है, अच्छा यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस तरीके का सवाल पूछा गया है। ओके, तो इनमें से रूड जो है वो जर्मनी के अंदर है, पो घाटी इटली में, कार्टो मैदान जो है वो जापान में, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये जो है अपना जो है अमेरिका के अंदर में है। ओके, अमेरिका के अंदर में, यूएसए के अंदर में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर नहीं है। तो सेकंड जो है वो नहीं के आधार पे पूछा है, तो सेकंड नहीं है, तो इसका आंसर सेकंड है। बट ये कहीं ना कहीं मीडियम लेवल के हम रख लेते हैं। ओके, मीडियम लेवल में और ज्योग्राफी में अंदर रख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो नहरें दी गई हैं और कौन कौन से सागरों को जोड़ती हैं, ऐसा सवाल पूछा गया है और आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो कील जो है वो अपना एस्चुरी को और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ये काफ़ी टफ है, हो सकता है आपको कील का नहीं पता हो, बट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे पनामा और सुएज नहर जो है हर कोई सुन लेता है। ठीक है, तो पनामा को आपको पता होगा,
पनामा जो है वो अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आप इनके दोनों के आधार पे आंसर भी निकाल सकते हो। सी का आप थर्ड से मिला लो और डी का आप 1 से निकालो। जहाँ पे भी सी का थर्ड और डी का 1 मिल रहा हो तो इसी जगह पे मिल रहा है, तो सी का थर्ड और 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी आपको अगर कील का और सू का नहीं पता है तो भी चल जाएगा। सू जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो ये काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का सवाल था, क्योंकि इसमें बहुत गहराई तक जाने के बाद में इसमें पूछा गया है। ओके, तो ये सलहेर जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। पर्वतीय चोटी कौन सी पूर्वी घाट में नहीं है? जैसे कि अपना इंडिया का मैप बनाते हैं हम। ओके, इंडिया का मैप बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा हो सकता है इंडिया का मैप पे आप गड़बड़ है, नॉट टू स्केल है। इस साइड में अपना पूर्वी घाट है। ओके, और इधर की साइड में मैंने बताया था पश्चिमी घाट है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाटी में नहीं है? तो ये सारी की सारी जो है पूर्वी घाटी में है, बट सलहेर जो है वो महाराष्ट्र में इस जगह के आसपास में है। तो सलहेर जो है वो पूर्वी घाटी में नहीं है, तो आंसर इसका 2 होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, सवाल को हमेशा आपको गहराई से पढ़ना होगा। ओके, इसे मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट में डाल देता हूँ, डिफ़िकल्ट में, और अपना ज्योग्राफी में डाल देता हूँ। ये वाला भी मैं आपको मीडियम लेवल में डाल देता हूँ। मीडियम तो क्या, इजी ही, पनामा और सुएज नहर हर कोई जो देख लेता है, जानता है, तो इस सवाल को सॉल्व करना आसान था। इजी में और ज्योग्राफी के अंदर डाल दिया है। ओके, इसमें नेक्स्ट सवाल क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कृषि का नाम दिया हुआ है, स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है, राज्य का नाम दिया गया है। ओके, तो ये नॉर्मली क्या है कि कुछ लोगों को पता होता है, पर फिक्स इसका आंसर निकालना टफ हो जाता है, क्योंकि इस चारों का ही पता होना चाहिए, तभी निकाल के दोगे आप। ओके, फिर इसमें आंसर जो निकल के आता है वो पोंडू जो है वो ओडिशा का है, पूनम जो केरल का स्थानांतरित कृषि है, झूम जो है वो असम की। झूम का भी नाम सुना होगा, पूनम का भी आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है दोनों में, बट अब चारों का ही पता होना चाहिए। अब मासा जो है वो हिमाचल प्रदेश का नहीं है, एमपी वाले क्षेत्र का है। ओके, एमपी वाले क्षेत्र में, तो इसमें आंसर जो होगा वो आंसर नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है वो मैच नहीं कर रहा है, सुमेलित नहीं हो रहा है। मासा जो है वो एमपी का है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। यहाँ पे 2 अलग अलग सूची दी गई हैं। ओके, यहाँ पे भारत में संरक्षित क्षेत्र और उनकी संख्या 2018 में क्या थी, तो ये बात की गई है। ओके, जैसे सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं, तो इसमें कम्युनिटी रिजर्व जो थे 2018 में वो 46 थे। ओके, उसके बाद में उन्होंने बोला है कि कंजर्वेशन रिजर्व्स यानी कंजर्वेशन रिजर्व कितने थे, तो वो 76 थे। ओके, उसके बाद में राष्ट्रीय पार्कों की बात की गई, तो राष्ट्रीय पार्क जो थे वो 103 थे, अभी 104 के आसपास में हो गए। ओके, एक और बढ़ गया 2019 में। ओके, और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या काफ़ी थी, 544 के आसपास थी। ओके, तो इसे आप रट्टाफिकेशन वाला सवाल मान सकते हो, तो मैं इसे डिफिकल्ट लेवल में मानने वाला हूँ। ओके, क्योंकि बाकी 1-2 का तो आपको पता हो सकता है, राष्ट्रीय पार्कों का पता हो सकता है, बट इन बाकी चीज़ों का नहीं पता होता। ओके, आप रट नहीं सकते ना हर चीज़ को, तो मैं इसे डिफिकल्ट लेवल में डाल रहा हूँ और ज्योग्राफी में डाल रहा हूँ। ओके, बाकी बहुत आसान है, इतना बड़ी बात नहीं है, इन सबको कोई गहराई से नहीं देखना होता है। सबसे पहले क्या नंबर ही आते हैं, बट रटते नहीं हो आप, तो यहाँ पे इसे डिफिकल्ट लेवल में आप डाल सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ, 2nd, 4th 1 ए मानी पहले वाला आंसर इसका हो गया। सामुदायिक रिजर्व जो हैं वो 40 हैं, उसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व जो है 76 हैं, उसके बाद में नेशनल पार्क जो है वो 103 हैं, और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 544 है। 24वां सवाल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VEL इसरो और BEL और इसरो के सहयोग से क्या बनता है, तो ये भी अपने आप में एक डिफिकल्ट लेवल का सवाल था। ओके, ये ज्योग्राफी का है, एंड इसका जो आंसर है वो अपना इसरो और अपना BEL जो होता है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो होता है, ये मिलकर के सैटेलाइट्स के और उनके लिए सोलर सेल बनाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट जो ऊपर जाते हैं उनके लिए सोलर सेल बनाए जाते हैं, GAAS वाले सोलर सेल। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ से राजस्थान ज्योग्राफी शुरू हो रही है। ओके, राजस्थान जी के आ रही है। ओके, अब यहाँ पे जिलों के नाम दिए और उनमें कौन कौन से पर्वत स्थित हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये राजस्थान ज्योग्राफी का आसान सवाल में माना जाएगा।
आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी, तो इनके सारे के आंसर दे सकते हैं। और अपने जो नोट्स बन रहे हैं उनसे बाहर ही शायद ही कोई जाने के चांस रहेंगे, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ दी चीज़ें उन्हें कवर कर रहा हूँ। मतलब 3 चीज़ें हो रही हैं उसमें एक साथ में आपके लिए। पहले तो लेक्चर में जो डिज़ाइन किया गया है उसमें मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी कुछ भी गलती से छूट गया है लेक्चर में तो उसे टाइप नोट्स में मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई भी बात छूट गई है तो पुराने ईयर्स में जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल हैं उस वाले उसमें मिल जाएंगे, क्विज में भी मिल जाएंगे और पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। ओके, चलो बात करते हैं। तो जालोर में कौन सा पर्वतमाला है? झारोला पर्वतमाला है। जयपुर में कौन सा है? बरवाड़ा। ओके, अलवर में कौन सा है? अलवर में है भानगढ़। और सीकर में कौन सा है? रघुनाथगढ़। तो मिला लीजिए। ए का सेकंड यहाँ पे अकेले में दिख रहा है। अगर आपको एक भी पता है, ठीक है, तो आप आंसर सही निकाल दोगे कि इसमें पहला वाला आंसर होने वाला है। ओके, दूसरे जयपुर का बरवाड़ा यानी फर्स्ट वाला। ओके, अलवर का भानगढ़ और उसके अलावा सीकर का रघुनाथगढ़। तो आपको इनमें से एक भी पता है तो ये आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसे इजी में डाल रहा हूँ। इजी में डालने का कारण क्या है कि इसमें से किसी एक का भी पता होता ना, आपको सीकर का पता हो सकता है, आपको रघुनाथगढ़ है, अलवर का आपको पता हो सकता है, भानगढ़ है। अगर एक का भी पता है तो इसमें टिक लगा दोगे आप। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार हैं? ओके, तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही विस्तार मानी जाती हैं। अपने जो दक्षिण पूर्व में जो हिस्सा है हाड़ौती पठार क्षेत्र वाला, वहाँ पे मुकुंदरा पर्वत की पहाड़ियाँ जो हैं वो विंध्याचल पर्वतमाला का ही हिस्सा मानी जाती है। वैसे भी हाड़ौती पठार जो है वो अपना विंध्याचल या अपने दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो हैं वो विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो ये भी आसान है, बहुत आसान है, और ये राजस्थान ज्योग्राफी का हिस्सा है। ओके, राजस्थान ज्योग्राफी या राजस्थान जीके का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या है? परियोजना है राजस्थान की। तो इसे मैं मीडियम लेवल पे डालने वाला हूँ और ये राजस्थान जीके का है। मीडियम लेवल पे क्यों? कि बहुत सारी परियोजनाओं की फिक्स आपको याद नहीं रख पाते हैं, बट अगर जो मैटर हम करा रहे हैं और उसमें से आप कर लेते हो कंप्लीट, तो मीडियम लेवल 100% आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सिद्धमुख परियोजना जो है वो अपने हनुमानगढ़ और चूरू की परियोजना है। ओके, नर्मदा परियोजना जो है वो जालौर, पाली और जोधपुर की परियोजना है। जवाई परियोजना जो है वो आपकी जालौर और बाड़मेर की परियोजना है। जाखम परियोजना जो है वो उदयपुर और प्रतापगढ़ की परियोजना है। तो इसमें आप ऑप्शंस मिला लीजिए। ऑप्शन मिलाने के बाद में आपको ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा होगा। ठीक है, तो ये मिला लीजिए आप ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाले धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन है? ओके, तो इसमें यहाँ 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कुछ स्थानों पे समन्वयन धाराओं की उत्पत्ति। उत्तरदायी कौन है ये सब पूछा हुआ है। किसके लिए? धूल भरी आंधियों के लिए। अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अति तीव्रगामी पूर्व हवाओं की उत्पत्ति दी। देखो, अब ज्योग्राफी जब बेसिक्स में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, फिर भी इसे मैं मीडियम लेवल में डालने वाला हूँ। ओके, इजी लेवल का सवाल तो नहीं बोल सकता ऐसे, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति हो रही है, समन्वयन धाराओं की उत्पत्ति हो रही है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड। संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण जो होती है वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। इसमें पूर्वी हवाओं और दक्षिण पश्चिम की अरावली पर्वत के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आंसर नंबर होगा 4। आंसर नंबर 4 28 में ये सही, मतलब केवल ये सही है, संवहनीय धाराओं के कारण। ओके, तो इसमें 4 पे टिक लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे अलग अलग नीतियाँ जो बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उनकी डेट्स दी गई हैं। अब इनमें से डेट्स जो हैं वो भूल जाते हैं लोग, तो क्या कर सकते हैं उनमें से? तो कौन सा कथन सत्य है कि संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली कब बनी? 2002 में। तो ये बात भी सही है। राजस्थान खनिज नीति कब आई? 2015 में। ये भी सही है। खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 में सही है। राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियमावली, ये भी संशोधित करते हुए 2016 में बनाई गई थी। तो इनमें से कौन सी सही है? तो ये चारों सही हैं, बट ये अपने आप में एक डिफ़िकल्ट सवाल हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ को थोड़ी रट सकते हो ना। हर चीज़ को रटने लग जाओगे तो मतलब कहाँ तक रट पाओगे, तो कहाँ डेट रट पाओगे। तो मैं इसे डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल में इसे डाल देता हूँ। ओके, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? ओके, सवाल पढ़ते ही आप इसे मैं इजी मीडियम में डाल देता हूँ,
क्योंकि जब खनिज पढ़ेंगे तब सबसे पहले ये टॉपिक तो ज़रूर बताया जाएगा कि राजस्थान इन उत्पाद खनिजों का अकेला उत्पादक है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पे जो है वो डाल दिया है ईजी में, और बाकी किस में आ जाएगा ये राजस्थान जीके में। इसका आंसर है सीसा जस्ता, बोलेस्टेनाइट और सेलेनाइट। ओके, ताम्र अयस्क में राजस्थान अकेला नहीं है, तो आ, सा, उर्दा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में एक साथ में आ रहे हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, यहाँ पे डाटा वगैरह ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2017-18 में राजस्थान कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ। ओके, इसे सवाल पढ़ते ही मैं मीडियम लेवल में डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर डिटेल में पढ़ लोगे तो इसका आंसर आप दे सकते हो। ओके, एंड इसका जो सर्वाधिक जो प्राप्त हो रहा है वो बाड़मेर सासोड़ क्षेत्र में, यहाँ पे हमें सर्वाधिक कच्चा तेल क्रूड ऑयल प्राप्त हो रहा है। तो ईजी में और राजस्थान जीके में मैं इसे डाल रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार क्रम से भारत और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, इसे मैं मीडियम लेवल में डाल रहा हूँ। आपको नोट्स में, सब में, लेक्चर में ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन डाटा रटते रटते आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो इसमें रट्टाफिकेशन वाला कुछ ऑप्शन है, तो ये आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर 2 में मीडियम लेवल में डाल के दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि भारत में और राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। देखो, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 31% लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे हैं, और राजस्थान में अभी 2011 की जनगणना के अनुसार करीब करीब 25% लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे हैं, और 75% लोग कहाँ रह रहे हैं, गाँव में। ये राजस्थान की बात है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं। ओके, तो ये खनिजों का है, इसे मैं मीडियम लेवल पे डालता हूँ। अगर खनिज आप ढंग से पढ़ लेंगे तो इसका आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ओके, इसका आंसर है जस्ता, गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो आ, बा और दा, आ वाला ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे सही है। उसके बाद अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो इसे मैं सवाल पढ़ते ही ईजी मीडियम में डाल देता हूँ, क्योंकि जनगणना अपने आप में एक टॉपिक होता है पूरा का पूरा, और उसमें सारी चीज़ें, ये एस्पेक्ट जो हैं वो बता दिए जाते हैं। ओके, इनमें से एक भी चीज़ नहीं छूटता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र में न्यूनतम एसटी परसेंटेज रहते हैं, परसेंटेज की बात की गई है उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में। तो बीकानेर और नागौर वाले क्षेत्र में न्यूनतम एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग वहाँ पे न्यूनतम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल 35 नंबर का, पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त कार्यक्रम है। तो ये भी इजी है, बट इसे मैं मीडियम लेवल की में से डाल देता हूँ। हो सकता है तो आप भूल गए हों उस तरीके से, बट ये HPCL और राजस्थान सरकार का प्रक्रम था। बाकी ये बहुत आसान सवाल है। ओके, तो इसे मीडियम डालने की बजाय मैं फिर से इजी ही कर देता हूँ, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो हैं वो सबसे आसान होने चाहिए। बहुत बार राजस्थान पत्र का जो भी आपकी न्यूज़ आता है उसमें 2-4-5 दिन में इससे इनसे रिलेटेड खबर आती रहती है, तो करंट अफेयर्स का बेस्ट है। ओके, तो ये अपना ईजी में डाला मैंने और इसे राजस्थान जीके में डाल दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे शुभंकर वगैरह और उनके ज़िले दिए गए हैं। ठीक है, भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, चूरू का शुभंकर कृष्णमृग है, सवाई माधोपुर का शेर ये नहीं है, ऐसा RPSC ने माना है। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं जैसलमेर का घोड़ावन है। तो RPSC के अनुसार इसका आंसर 3 है, बाकी कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, तो ये आप देख लेना। बाकी RPSC के अनुसार इसका आंसर जो है वो शेर शुभंकर नहीं माना गया है यहाँ का, और बाकी शेरू नाम से बोला जाता है शुभंकर। अब शेर और शेरू में कुछ अंतर हो सकता है तो पता नहीं, बट सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है वो शेर नहीं माना गया है। ओके, नॉर्मली सवाई माधोपुर के शुभंकर का नाम शेरू है। ओके, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, केंद्रीय विधानसभा, ये अब तक राजस्थान जीके के सवाल चल रहे थे, यहाँ पे अब चेंज हो गए। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो 1919 के जो एक्ट आया था उसके तहत कौन कौन से चुनाव हुए थे। ओके, तो इसका जो आंसर है वो 1926 और 1945। तो ये अपने आप में एक डिफिकल्ट लेवल का सवाल था, क्योंकि ये हर कोई नहीं पढ़ा पाता इसमें, एंड इसे मैं पॉलिटी में डाल देता हूँ। ओके, इसका आंसर हुआ A and C यानी अपना 3rd नंबर का। क्वेश्चन नंबर 38, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया के लेखक कौन है।
ओके, तो ये किताबों के बारे में उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है, बट इतना सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। तो इसे श्रीमन नारायण अग्रवाल नाम से एक व्यक्ति है, उनके द्वारा लिखा गया है। मैं इसे डिफिकल्ट लेवल में डाल रहा हूँ। ओके, आप हर पुस्तक के बारे में इस तरीके से गहराई में, बड़ी बड़ी पुस्तकें जो होती हैं इंपॉर्टेंट जो होती हैं उनके नाम तो पता होता है, पर इस तरीके के हर पुस्तक के अंदर आप नाम या उनके लेखकों के नाम याद नहीं रख पाते। बाकी अपने नोट्स होंगे उनमें ज़्यादातर के आपको नाम वगैरह और लेखकों के नाम सब कुछ दे दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में अगला हम सवाल करते हैं 39। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ओके, कौन सा सही है ये उन्होंने पूछा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं हम। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ओके, तो ये बात उन्होंने बोली हुई है कि भारतीय संविधान की बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उसमें संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। ओके, उसके बाद में यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, कुछ लोगों ने ही वहाँ पे चुनाव में भाग लिया था। बहुदलीय संरचना थी, अलग अलग पार्टियों ने इसमें भाग लिया था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा ये जो है ऑप्शन है इसमें गलत है, पहला और चौथा इसमें सही है। तो ए और डी सही है, तो आंसर नंबर 1 होगा उसके। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें अंत्य स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक स्पेशल सवाल हो जाता है, डिफिकल्ट लेवल का सवाल इसे मान सकते हो आप। ये पहला 30 नंबर वाला मीडियम में डाल दूंगा मैं, क्योंकि ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो जब पॉलिटी पढ़ लोगे। ओके, अब ये हर संविधान संशोधन जो है आप इस तरीके से याद नहीं रख सकते हो। इसका आंसर है 15वें संविधान संशोधन में ये उपबंध किया गया था। ओके, 40 नंबर सवाल हो चुके हैं। 41, मूल अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों पर कालानुक्रम पे बात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं एंड इन्हों कालानुक्रम चुनना है कि ऊपर से नीचे सबसे पहले कौन सा हुआ उसके बाद में कौन सा। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे अगर आप क्रम चुनोगे तो सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले जो हुआ था गोपालन वाला था यानी डी, उसके बाद में अपना गोलकनाथ वाला केस आया था यानी ए, उसके बाद में अपना केशवानंद वाला केस था यानी बी, और लास्ट में मिनर्वा यानी सी। तो डी ए बी सी जिसमें ये आंसर हो तो उसी को आप लगा सकते हैं, डी ए बी सी वाला, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, तो अब ये डेट आप याद नहीं रख सकते, अब इनके बारे में पता होगा, सुना भी होगा, लेकिन डेट्स वगैरह को भूल गए होंगे, तो इसे मैं डिफिकल्ट लेवल में डाल देता हूँ। ओके, बाकी डिफिकल्ट या मीडियम दोनों में से आप जो भी अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, बट डेट नहीं रट पाना यानी रटने वाली चीज़ों को मैं डिफिकल्ट में डालता जा रहा हूँ। ओके, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे? ओके, तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति जो आई थी इंदिरा गांधी के समय पे, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर है अपना AR अंतुल्य, उसके बाद में SS रे, और उसके बाद में अपना CS स्टीफन, ये चारों थे। हरदेव जोशी थे, जो थे वो इनके हिस्सा नहीं थे। तो AR अंतुल्य, SR रे, CM स्टीफन, तो ABD जो है वो इसमें आंसर सही है। और ये जो है मैं डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में डाल देता हूँ, क्योंकि आप हर समिति के हर सदस्य के बारे में रट नहीं सकते। ओके, बाकी ये समिति जो होती है वो पढ़नी होती है, अगर इनको भी पढ़ाया जाता है, बट आप रट तो नहीं सकते ना हर चीज़ के हर नाम को, तो इसे डिफिकल्ट में अगर आप एक्स्ट्रा तरीके से रट लेते हो तो अच्छी बात है, बाकी ये डिफिकल्ट लेवल में डाल दिया जाता है, पॉलिटी का हिस्सा है। ओके, अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओके, तो इसका आंसर है पुडुचेरी के लिए ये जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, बाकी के लिए यहाँ पे सही दिए गए हैं। ओके, तो इसे भी मैं डिफिकल्ट में डाल देता हूँ। ओके, पॉलिटी का डिफिकल्ट, बाकी अपने जो लेक्चर होंगे उनमें ये कवर होंगी, बट इतना सारी चीज़ें रटने में थोड़ा सा टफ लगेगा, बट डिफिकल्ट की बजाय इसे मीडियम में भी डाल सकते हो। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण इमरजेंसी लागू की गई थी? तो ये अपने आप में आसान सवाल है, इसे मैं इजी में डाल देता हूँ, पॉलिटी में डाल देता हूँ, बट कन्फ्यूजन हो सकता है कि 25 जून था या 26 जून था। ओके, तो आपातकाल जो था वो 25 जून को ही लागू किया गया था, तो उस समय आपातकाल की घोषणा जो की थी वो राष्ट्रपति के द्वारा 25 जून को की गई थी। ओके, तो इसमें 25 जून है, लागू जो 26 जून को हुआ था, लेकिन घोषणा जो की गई थी आपातकाल की वो राष्ट्रपति के द्वारा
की गई थी, वो जो थी 25 तारीख को की गई थी, 25 जून की रात को की गई थी। 26 जून से जो है आपातकाल शुरू हो गया था। ओके, उसके बाद में अगला सवाल 45वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 का यानी 87A के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अब भाषण देता है। ओके, तो इसे मैं इजी लेवल के सवाल में डाल देता हूँ पॉलिटी के अंदर, बहुत आसान सवाल है। एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में भारत का राष्ट्रपति जो है वो 87A के अनुसार जो है वो संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण देता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। ओके, तो इसे आप मीडियम में डाल सकते हो या डिफ़िकल्ट में, क्योंकि इतना सारा डाटा याद करने में थोड़ा सा टफ होता है, हर किसी को याद नहीं रहता। तो इसका आंसर जो है वो 20 यहाँ पे मामले उठाए जा सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं? तो वित्तीय समितियों वाला इसे मैं मीडियम लेवल में डाल देता हूँ, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इन सबको बारे में पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वित्तीय हैं, कौन कौन सी वित्तीय समितियाँ नहीं हैं। ओके, तो इसमें लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और उसके अलावा प्राक्कलन समिति, ये जो है वो वित्तीय समितियाँ हैं। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधी संयुक्त समिति जो है वो अपनी वित्तीय समिति नहीं मानी गई है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें A, B, C सही है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही होगा। ओके, अगला सवाल, भारत के नियंत्रक और लेखा माप परीक्षक यानी कैग को हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? ओके, तो ये बहुत आसान सवाल है, मैं इसे इजी में डाल रहा हूँ। और पॉलिटी, अगर थोड़ा बहुत भी आप पॉलिटी पढ़ लेंगे तो ये आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है उसके समान जो है कैग को हटाने की प्रक्रिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ओके, ये मीडियम लेवल का मान सकते हो आप, इजी तो नहीं बोलेंगे बट मीडियम लेवल का, नॉर्मली सब लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संतानम समिति के सिफारिशों पर जो है वो CVC की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट सवाल, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई थी? ओके, तो ये भी आप इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे ई मान सकते हो या मीडियम मान सकते हो, दोनों में से आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट आप अगर पॉलिटी पढ़ोगे तो इसका आंसर आसानी से दे दोगे। USA में जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी, पब्लिक इंटीग्रेटेड लिटिगेशन की जो शुरुआत हुई है वो USA से हुई है। ओके, ये पॉलिटी का है और अपना मीडियम लेवल का मैंने इसे सवाल मान लिया है। ओके, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? ओके, तो ये सारी जो हैं इसमें अपना RTI एक्ट था, उसमें यहाँ पे बात की गई थी कि सूचना जो है वो पारदर्शी होनी चाहिए, सूचना का प्रकटन होना चाहिए, नागरिकों को सूचित किया जाना चाहिए और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो ये RTI एक्ट के मतलब एक तरीके से उद्देशिका में सब शामिल थे, ABCD। ओके, तो मैं इसे मीडियम लेवल में डाल देता हूँ। ओके, आप RTI पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे देखते ही इस तरीके के लेखक दिए गए हैं और पुस्तकें दी गई हैं, देखते ही मैं इसे डिफ़िकल्ट लेवल में डाल सकता हूँ, पॉलिटी का ही यही। ओके, डिफ़िकल्ट में क्योंकि आप हर पुस्तक के बारे में नाम याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, और इनमें से तो जो है वो अंग्रेज इतिहासकार हो रहे हैं, अंग्रेज पॉलिटी वाले से वो लोग भी हैं। तो जैसे कि एलन ग्लेडहिल, शायद नाम नहीं सुन पाए हों कभी, पेंड्रेल मूल, ग्रेनविल ऑस्टिन, ये नाम जरूर सुना हो बट बाकी के नाम नहीं सुने हो। अतुल कोहली, इनका नाम सुना हुआ है। ओके, अतुल कोहली की जो पुस्तक है द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी है। ओके, उसके बाद में ग्रेनविल ऑस्टिन की जो पुस्तक है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये वाली अपनी जो है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस की, ये वाली है। उसके बाद में पेंड्रेल मून की जो है डिवाइड एंड क्विट, ये अपनी पेंड्रेल मून की है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है। एलन ग्लेडहिल की जो पुस्तक है वो अपना दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से ये मैंने डिफ़िकल्ट लेवल में इसीलिए पहले ही डाल दिया था। ओके, पॉलिटी के अंदर तो आप इसमें मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें ये वाला सही है। ओके, नेक्स्ट सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या क्या ऑप्शन है? ओके,
तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, हाँ ये भी सही है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। या तो आप स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो, लेकिन इसमें संशोधन नहीं ले सकते अगर अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत कोई विधेयक जो है वो भारत सरकार द्वारा पारित होकर के राजस्थान सरकार के पास में आ रहा है। तो इसमें तीनों ही बातें सही हैं, ABC तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? ओके, तो इसमें राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपबंध अधिनियम जो है 2011 जो है वो ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों को प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। ओके, तो इसे मैं मीडियम लेवल में डाल देता हूँ। ओके, ये वाला जो पिछला वाला सवाल था इसे भी मीडियम लेवल में डाल देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही इसका आंसर दे सकते हो सकता है यहाँ पे थोड़ी डगमगाहट हो। ओके, बट पॉलिटी अगर पढ़ोगे और आप मैं जैसे कराऊंगा उस तरीके से करते रहोगे तो इनके सारे के आंसर दे सकते हो। मीडियम लेवल वालों के आंसर दे सकते हो, डिफ़िकल्ट वालों के भी आंसर दे सकते हो, बट उसमें आपको रट्टाफिकेशन ज़्यादा ही करना पड़ेगा। वो रट्टाफिकेशन आप अगर कर सको तो आप डिफ़िकल्ट सवालों के भी आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये अपनी पॉलिटी हुई, अपनी इंडिया पॉलिटी हुई। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटी राजस्थान से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? देखो यहाँ पे हरदेव जोशी जी और वसुंधरा राजे जी जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं। शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत जी ये कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। ओके, तो B और C जो है इसमें सही है, आंसर नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल 56। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? ठीक है, इसमें अलग अलग ये पदाधिकारी जो हैं वो दिए गए हैं ऑप्शन। तो इनमें से कौन से के खिलाफ जो है वो जांच नहीं की जा सकती? इसमें ऑप्शन दिए हैं पंचायत समिति प्रधान उप प्रधान वाला, तो इनके खिलाफ जांच की जा सकती है। पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्षों के खिलाफ जांच की जा सकती है। पंच सरपंचों के खिलाफ जो है वो जांच नहीं की जा सकती है, ऐसा RPSC ने माना है। ओके, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? ओके, ये वाला जो होगा वो मीडियम लेवल का होगा। ओके, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है कि इस गठन इतनी तारीख को हुआ, ये इस तरीके क्रियाशील हुआ? तो ये मैं इसे डिफ़िकल्ट लेवल में मानता हूँ। जहाँ पे भी रटने की बात आएगी मैं उसे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन में शामिल कर लूँगा। ओके, तो इसका आंसर जो है A, B और D ये 3 सही है इसमें, पहला दूसरा और ये चौथा सही है, और ये तीसरा वाला जो है वो गलत है। तो ठीक है, तो इसे डिफ़िकल्ट लेवल में मान लेते हैं, ये पॉलिटी है। ओके, या राजस्थान जी के भी बोल सकते हो उसे, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी है। नेक्स्ट सवाल 58 नंबर का। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ओके, तो इनमें से RC लोहाटी जो हैं वो राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। ओके, तो ये जो है मैं मीडियम लेवल में डाल रहा हूँ। ओके, नॉर्मल सवाल में आ जाता है। आप अगर डेली करंट अफेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। बाकी इसे आप डालना चाहो तो डिफ़िकल्ट लेवल में भी डाल सकते हो, क्योंकि आप हर जो न्यायाधीश है उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड तो नहीं पढ़ सकते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं? प्रोटेम अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? ओके, तो इसका आंसर जो है वो अपना पूनम चंद्र बिश्नोई जी जो हैं वो तीनों ही रही हैं। ओके, प्रोटेम स्पीकर भी रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं और उपाध्यक्ष भी रही हैं। इसे आप मान सकते हो डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके की आप हर चीज़ें वही बातें रटने वाली बातें अगर रट सकते हो तो ये नोट्स में मिल जाएंगे, बट हर चीज़ का आंसर आप इस तरीके से नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट सवाल। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो ये राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व की किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव जो होता है, ये मैं पढ़ते ही सवाल को पढ़ते ही इसे मीडियम लेवल के सवाल में डाल देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्टुअल सवाल है। ओके, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में। ओके, जब आप इसे जो पॉलिटी जो है उसे अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ओके, तो इसका आंसर है ये तीनों ही सही हैं। ओके, एंड ये दूसरा वाला जो कथन है वो गलत है, तो इसका आंसर जो होगा ACD जो है वो अपना आंसर नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 61, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे राज्य विधानसभा में उसे पुनः स्थापित कर दिया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अब क्या हो सकता है, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अभिधिमान्य नहीं होगा। हाँ, तो ये बात इसमें सही होगी। अगर राज्यपाल की अनुमति के बगैर भी वो अपना विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज देते हैं तो वो मान्य मान लिया जाएगा। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें अगर दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। नहीं, राज्यपाल मना नहीं कर सकता। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे नहीं, राज्यपाल एक दिखावटी रूप में ही वहाँ पे राज्य का मुखिया होता है, बाकी सारे जो अधिकार होते हैं वो अपने विधानसभा के होते हैं। अगर विधानसभा राज्यपाल की अनुमति के बगैर भी अपना कोई भी अधिनियम लेके जाती है और राज्यपाल को भेज देती है तो राज्यपाल को उसमें अनुमति देना होता है और उसे मान लिया जाता है। ओके, इसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है। ओके, तो ये नेक्स्ट सवाल है। यहाँ से अपनी इकोनॉमिक्स शुरू होने लग जाती है। ओके, ये वाला जो सवाल है इसे अपना मीडियम लेवल में डालेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें घी जो है वो अपना जीएसटी के दायरे में है। बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जो है राज्यों में अलग अलग पेट्रोल कीमत होने के कारण राज्यों ने इस पर विरोध जताया था, तो पेट्रोलियम उत्पाद जो जीएसटी से बाहर है। शराब और विद्युत ये भी जीएसटी से बाहर है, लेकिन घी जो है वो जीएसटी में आता है। ओके, कंज्यूमर सर्विस में आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसे आप इजी लेवल का आप रखेंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इतना सबको पता होता है जीएसटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए +-2 के सहनीय स्तर के साथ 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य का निर्धारित किया? तो ये बहुत ही इजी सवाल है। अगर इन्फ्लेशन की बात आ रही है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो आरबीआई का वो काम होता है। ओके, इसका आंसर आरबीआई हो जाएगा पहले का इसका आंसर। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की इक्विटी अंतःप्रवाह के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा? तो मॉरिशस जो था वहाँ से सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई आया था। बाकी वो जो बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से या ब्लैक मनी जो आया था उस तरीके से आया था। ओके, ये अपना मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। सवाल क्या है, पढ़ते हैं। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी की प्रक्रिया का पुनर्रचना क्यों करती हैं? देखो, अपने इकोनॉमिक्स के जो यहाँ पे शब्दावलियाँ होती हैं वो अपने आप में काफ़ी टफ होती हैं, तो हो सके तो आप इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, अगर आपने इंग्लिश का थोड़ा बहुत भी देखा है तो। बाकी आरपीएससी ने बोला है कि इंग्लिश का ही वो मानते हैं। वाई कंपनीज गो फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी? ऐसा होता है कि कोई कंपनी बनी हुई है, अब आने वाले टाइम पे वो कंपनी अपने आप को फिर से रीडिज़ाइन करती है, री इंजीनियरिंग करती है उस कंपनी की। उसका कारण क्या होता है? टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो करती है। कारण क्या होता है उसमें, ये पूछा है क्यों करती हैं कंपनियां ऐसा। तो इसका जो कारण है, ऑप्शन देखते हैं। उपभोक्ताओं की मांग बढ़ती है और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। समय के साथ उपभोक्ताओं की जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ रही है और वो अपेक्षाएं भी अधिक रखने चाह रही हैं कि हमें और सुविधाएं मिलनी चाहिए। कम लागत पर उत्पादों व सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी लाभ उठाना चाहते हैं। यानी आने वाले समय पे नॉर्मली कंपनियां चाहती हैं कि उत्पादों की कीमत तो धीरे धीरे कम हो, तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये भी दूसरा वाला भी सही है। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट सवाल 66, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, तो इसका आंसर है याचना मुद्रा बाजार। कॉल मनी मार्केट जो है वो बहुत अधिक अनस्टेबल है, अत्यधिक अस्थिर है। ओके, और हाँ, वोलेटाइल जिसे बोलेंगे, वोलेटाइल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां और सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ये तीनों चारों शामिल हैं। अल्प बचत जो है वो केंद्रीय बजट के शामिल नहीं की जाती हैं, तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो कौन सा नहीं किया जाता है? अल्प बजट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर जोर दिया गया? तो उसका जो
मेन जो थीम था उसी पर आपको ध्यान रखना था। तो आर्थिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि, ये उसका थीम था अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसमें फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ सन 2012 में आई थी, 2017 तक लास्ट रही, उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो चुकी हैं। अब देखते हैं कथन और कारण वाला सवाल है इसमें। समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। देखो आप इसमें घबराना नहीं है, ये जो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है ना, वो नॉर्मली इंग्लिश में इजी लगती है और हिंदी में आते आते वो टफ हो जाती है। तो जब मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर कराऊंगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक साथ में चलाऊंगा। तो आप कोशिश करना, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, दोनों ही चीज़ों को कवर करो। क्योंकि अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो उसका आप इंग्लिश में चले जाओ, तो इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाएगा और इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा। तो डोंट वरी, सवाल आपको कठिन लग रहे होंगे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बट ये सब नॉर्मल हो जाते हैं जब आपकी इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाती है। ओके, कथन दे दिया, कारण क्या है, मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। तो इसमें ए और दोनों सही हैं और ए और जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण रीजन कर रहा है, आर कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर हुआ 170। राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है। तो 1999 2000 जो है वो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। अब सवाल, नेक्स्ट सवाल 71, 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, तो इसका आंसर है 7.16, 7.116%। ये मतलब जो था अपना 2017-18 में जो थी वो जीडीपी ग्रोथ रेट थी। ओके, तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है, तो इसमें सर्वाधिक राजस्व जो मिल रहा है राज्य का कर राजस्व से निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है, तो सूरतगढ़ में जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी सर्वाधिक क्षमता है। तो इसका आंसर हुआ 174। राजस्थान राज्य ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह कहाँ स्थित है, तो फर्स्ट जो स्किल का जो स्कूल बना है, इसका कॉलेज बना है, जो विश्वविद्यालय बना है वो अपना जयपुर में स्थित है। ओके, अगला सवाल, राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में निम्न से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है, यूएसपी यूनिक्यू सेलिंग प्रपोजिशंस नहीं है। ठीक है, यूएसपी नहीं है। देखो पहले से बिल्स के आधार पर पर्यटन किया जाता है, किले मेलों के आधार पर किया जाता है, मेलों और त्योहार पे किया जाता है। चिकित्सकीय पर्यटन अभी राजस्थान में यूएसपी नहीं है। चिकित्सकीय पर्यटन मतलब ऐसा होता है कि जब आपका मेडिकल सेक्टर बहुत अधिक डेवलप हो जाता है तो विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो उसको भी आप पर्यटन के लिए प्रमोट कर देते हो कि आइए और हमारे यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हैं सस्ते दामों पे, तो यहाँ पे आप इलाज करवाइए इस तरीके से। लेकिन राजस्थान में अभी ये नहीं हुआ, तो चिकित्सकीय पर्यटन जो है वो राजस्थान का यूएसपी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है, ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती, ये तीनों तेल क्षेत्र हैं। गंगा नाम से अभी कोई तेल क्षेत्र नहीं है राजस्थान में, तो इसका आंसर होगा 3। राजस्थान निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है, तो फतेह सागर आती है, नक्की झील आती है, आना सागर आती है, स्वरूप सागर लेक जो है उसमें नहीं आती है। तो आंसर नंबर 3। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय व पूर्व परीक्षा के प्राप्तांकों का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग क्या है, तो वो निश्चित संयोग है 2 लाख रुपये। ये स्कीम है जैसे भी है, 2 लाख रुपये से कम आय होनी चाहिए और कम से कम उसकी 50% प्राप्त होनी चाहिए पिछली जो उन्होंने एग्जाम पास किए मैट्रिकोत्तर में। ओके, ठीक। उसके बाद में इसका आंसर हुआ 3rd वाला, क्वेश्चन नंबर 79। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं व ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसमें आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाया जाने वाला प्रोग्राम MPOWR, ठीक है, किसके द्वारा समर्थित है, तो ये जो समर्थित किया गया है ये कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD एंड रतन
टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। सवाल 81, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? तो नर्मदा कैनाल परियोजना जो है उसमें जो है इसके लिए स्थायी किया गया है फव्वारा सिंचाई पद्धति को। ओके, अपने जालौर वाले क्षेत्र में नर्मदा कैनाल परियोजना, अपने नर्मदा नदी से जो निकल के आती है लिफ्ट परियोजना है। ये बहुत आसान सवाल में आएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी ज्योग्राफी में और ये इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा होंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? तो इसमें आपको गैर सेलुलोजी रेशा बताना है, तो इसका उदाहरण है नाइलॉन। तो आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83, ये साइंस शुरू हो जाती है आपकी 82 से। यहाँ से 82 से आपकी साइंस शुरू हो रही है। अभी तक जो चल रहा था इकोनॉमिक्स चल रहा था। इकोनॉमिक्स में राजस्थान का भी इकोनॉमिक्स आ रहा था कुछ हिस्सा, और बाकी तो बड़े लेवल पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स से वो आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 82 से यहाँ से आपकी कौन सी सब्जेक्ट शुरू हो रही है? क्वेश्चन नंबर 82 से आपकी सब्जेक्ट शुरू हो रही है साइंस। ओके, यहाँ पे सवाल पूछा है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो वो आप सबको पता है, इंफ्रारेड तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ताम्र संदूषक से बचाने के लिए पीपल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की कोटिंग की जाती है? इसका जो आंसर है वो है अपना रांगे की, यानी टिन की हम परत चढ़ाते हैं ताम्र संदूषक से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों को। क्वेश्चन नंबर 85, परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचरित की जाती हैं। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में भेजी जाती हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 86, कंप्यूटर की मशीनी भाषा का आधारित किस पर है? तो ये अपना आपने पढ़ा होगा बुलियन अलजेब्रा, बुलियन गणित पे आधारित है। ओके, नेक्स्ट सवाल 87, ब्लूटूथ व वाईफाई में, दो शब्द हैं ब्लूटूथ और वाईफाई में, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पढ़ लेने। मैं पहला पढ़ के बताता हूँ क्या सही है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति प्रयुक्त कर सकता है। पहला ऑप्शन सही है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्र WLAN, और जबकि वाईफाई केवल ये जो अपना जो होता है WWAN का प्रयुक्त करता है, नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, 87 में 1। तो ये साइंस के इजी वाले सवाल हैं। अब इस एक्चुअली में क्या है कि आपको कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हो जाता है जब आप सवाल पढ़ते हो, इतना लंबा चौड़ा सवाल, और इसकी जो भाषा होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने को प्रॉब्लम लगती है मुझे RPSC और UPSC के साथ में, हिंदी वालों के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दोगलापन करते हैं। जो ये भाषा यूज करते हैं ना, बहुत कठिन भाषा यूज करते हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं होती है, नॉर्मल भाषा कभी यूज नहीं करते। ओके, बट कोई नहीं, अगर आपको हिंदी में समझ में आए तो इंग्लिश वाला पढ़ लिया करें। 88, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर की साइड में केंद्र दिए हैं, इधर स्थान दिए गए हैं। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में। URR उपग्रह केंद्र कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पे? ये हैदराबाद में। और भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पे? ये देहरादून में। ओके, तो ये दोनों उल्टे दिए हुए हैं। तो इनमें से विचार कीजिए कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला युग्म सुमेलित है, दूसरा, तीसरा और चौथा जो आपस में उल्टे दिए हैं। तो इसका आंसर जो होगा 88 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया? तो ये करंट अफेयर था, नॉकडोर्ना नाम से एक करके उन्होंने पॉली हर्बल उत्पाद जो है वो विकसित किया था। ओके, नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित यानी टोटली स्वदेशी डिजाइन जो है रक्षा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? तो कौन सा है? तो वो है अपना अस्त्र जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज तक एयर टू एयर मिसाइल इंडिजियसली डिजाइन किया गया है, टोटली अपना इंडिया में बनाया गया है, तो वो अस्त्र है। ओके, ये 9 टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है सवाल। ये इजी सवाल में है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह का प्रमोशन किया गया? तो वो 104 था, ये आपने सबने सुना ही होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल, एक कण जिसकी कम से कम एक विमार 10⁻⁻⁷ मीटर से कम हो, ठीक है, तो इससे कम हो
अगर इसे हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं 10⁻⁻99 सेंटीमीटर, तो ये जो रेंज होती है 10⁻⁻7 मीटर से कम वाली वो होती है नैनो पार्टिकल की। नैनो पार्टिकल का आपको पता ही है 10⁻9 वाला होता है। ओके, या 10⁻⁻6 से और 10⁻⁻9 के बीच में जो जा रहे हैं हम, वो नॉर्मली हम मानेंगे उसे नैनो पार्टिकल में। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। कॉलम दिए गए हैं और उन्हें सम्मिलित करना है। ओके, तो इसमें पूछा है द्राक्षा शर्करा जो है वो ग्लूकोज से। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दो कॉलम दिए गए हैं। ओके, और किस किस से क्या क्या मिलकर बना है तो ये पूछा गया। द्राक्षा शर्करा तो ये ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। फल शर्करा ये फ्रक्टोज से बना होता है। ओके, उसके बाद में दुग्ध शर्करा जो होती है वो अपनी लैक्टोज से मिलकर बनी होती है। ओके, उसके बाद में चीनी जो होती है वो अपनी सुक्रोज से मिलकर बनी होती है। और अपना स्टीविया जो होता है प्राकृतिक स्वीटनर होता है। ओके, तो ये आप जब मिलाओगे तब आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ओके, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल 94, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी होती है। तो ये होती है डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी के लिए ये उत्तरदायी होती है। तो ये अपना बायोलॉजी जो हम कराएंगे तो उसमें आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने के लिए उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। तो इसे बोला जाता है कार्बन फुटचिन्ह। यहाँ पे कार्बन पद चिन्ह दिया गया और उसी को इंग्लिश में देख लेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? तो इसके लिए नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं वो उत्तरदायी हैं, ऑप्शन नंबर 3 में जो दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है? तो बांस को अपनी वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट का जो बेस है वो डीएनए पॉलीमॉर्फोलॉजी में होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया, आपने सुना होगा तबीजी अजमेर में सन 2000 में जो राष्ट्रीय बीजी अनुसंधान केंद्र का स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे अजमेर आपको दिख रहा है तो अजमेर के आधार पे लगा दीजिए और वहाँ का जो आसपास का जो क्षेत्र है डुमाड़ा। ओके, तो डुमाड़ा, यहाँ पे तबीजी ना दे करके उन्होंने डुमाड़ा दे दिया। तबीजी और डुमाड़ा पास पास में ही है। तो डुमाड़ा अजमेर में राष्ट्रीय बीजी अनुसंधान केंद्र स्थित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ धीमा कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि केंचुए जो होते हैं उसको तीव्र कर देते हैं। जो उनका डिकम्पोजिशन होता है, निम्नीकरण की प्रक्रिया होती है, और उसमें अगर हम केंचुआ डाल देते हैं तो उस प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं। तो यहाँ पे ये गलत दिया गया। कौन सा सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3rd वाला। ये आपको याद रखना कि सवाल में वो सत्य असत्य और बीच में कहाँ पे नहीं लगा देता है, वहीं से पूरा सवाल बदल जाता है। अगर सत्य पूछ रहा है तब ठीक है, आ लगा दिया तो पूरे सवाल की स्थिति, और उसमें आपको देखना पड़ेगा एक एक चीज़ों को। ठीक है, आपको सवाल को सही तरीके से पढ़ना है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे नहीं को अगर ध्यान नहीं दोगे तो पूरा ही आप सवाल गलत कर दोगे। तो यानी जल्दी जल्दी में सवाल नहीं पढ़ना है। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला जो है वो कहाँ पे स्थित है? आप सबको पता है राजस्थान में सौर वेधशाला जो है वो उदयपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल। इस प्रश्न में एक कथन के साथ 2 परिकल्पनाएं दी गई हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 101 तक अपनी क्या कंप्लीट हो गई? साइंस। अब क्वेश्चन नंबर 102 से अपनी क्या शुरू हो रही है? मैथ। तो अगर आप साइंस के सवाल देखेंगे तो कितने साइंस के सवाल हुए? क्वेश्चन नंबर 101, और शुरू कहाँ से हुए थे? क्वेश्चन नंबर 82 से शुरू हुए थे। आई थिंक 82 से शुरू हुए थे क्वेश्चन नंबर। तो कुल मिला के 20 सवाल जो हैं वो अपने साइंस के सवाल पूछे गए हैं। इतना ध्यान रखना है। साइंस के कितने सवाल आ गए हैं? 20 सवाल आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 150 में से 20 सवाल हो गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ओके, अब यहाँ से मैथ शुरू हो रही है क्वेश्चन नंबर 102 से। तो देखो मैथ का यहाँ पे मैं हल नहीं करा रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ।
ठीक है। हल जो है वो जब मैं मैथमेटिक्स का कराऊंगा तो उसमें ही हल कराऊंगा सारे ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन को, क्योंकि हल कराने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे कथन दिया है, परिकल्पना दी गई है। ओके, तो 102 वाला जो सवाल है उसका जो आंसर है वो है केवल कथन 2 में अंतर्निहित है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, तर्क दिया गया है। सवाल क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है। ठीक है, तो ये तर्क 1 है और तर्क 2 है। कथन के आधार पे आपको ये बताने हैं। तो ये अपना 4 सवाल जो हैं, एक कथन परिकल्पनाओं का है, जैसा सिलेबस दिया है उसी हिसाब से सवाल पूछे गए हैं। ओके, दूसरा सवाल है कथन तर्क का, तीसरा सवाल है कथन निष्कर्ष का, और शायद एक सवाल और है कथन और कार्यवाही का। सेम इसी तरीके से उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। कथन के उन्होंने कथन तर्क के, कथन कार्यवाही के, कथन निष्कर्ष के, ठीक है, और कथन अपना परिकल्पना, ये 4 तरीके के सवाल उन्होंने पूछे हैं और 4 ही आएंगे आगे भी। इतना ध्यान रखना कि ये सब करने ही हमें। ओके, तो 102 जो है उसका आंसर मैंने 2 बता दिया है। 103 का जो आंसर है वो अपना 2 है। ओके, उसके बाद में अपना 104 सभी फूल शाखाएं सभी फूल पत्तियां, यानी कथन निष्कर्ष वाला जो है, इसका जो आंसर है वो है अपना आंसर नंबर केवल 1 व 2 अनुसरण करते हैं। ओके, यानी 3 नंबर का ऑप्शन। तो ये मैं जब कराऊंगा तब मैथमेटिक्स वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है, तभी डिस्कस कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है आपका ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं कथन और कार्यवाही में। ओके, कथन और कार्यवाही 2 दी गई है, ना तो 1 अनुसरण कर रहा है ना 2 अनुसरण कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आकृतियों की संख्या ज्ञात करनी है, चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो था वो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी था और इसका आरपीएससी ने बोनस अंक माना था, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे निकल के नहीं आया था जो इसमें ऑप्शन दिए थे, तो ये आरपीएससी ने इसे बोनस माना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है आपका 73। ओके, 73 इसका आंसर है। तो ये मैथ में जब कराऊंगा तब मैं आपको डिस्कस करा दूंगा क्लियरली। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है QJ/G। क्वेश्चन नंबर 109 का आपका आंसर है VXYW। अब इसमें परेशान नहीं होना कि सर आप इतनी जल्दी कैसे करा रहे हो, मतलब जब क्लियर कराऊंगा तभी मैथमेटिक्स में क्लियर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्हें समझाने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैथमेटिक्स के सारे ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन जो होंगे जब मैथमेटिक्स जब कराऊंगा तब उसमें आपको क्लियरली करा लूँगा। 110 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 WIR। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111, इसमें अपना रिलेशन है, रिलेशन वाला सवाल है, इसका आंसर है अपना पौत्र। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112 आप खुद पढ़ लेना। यदि XYZ प्राकृतिक संख्या है तो समीकरण x + y + z की विभिन्न हलों की संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर है 10। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 113, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या में बारी बारी विभाजित किया जाता है तो तीनों भागफलों का योग 74 आता है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका आंसर है अपना 15। ओके, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में 114, यहाँ पे अपना अनुपात वाला सवाल पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 114 है वो अनुपात वाला सवाल है, इसका आंसर है 7:5। उसके बाद में 115, यहाँ पे अपना जो है वो समय कार्य मजदूरी वाला सवाल पूछा गया है, इसका जो आंसर है वो 6 रुपये निकल के आता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल जो है वो अपना प्रतिशत का सवाल है, यानी छोटे शहर की जनसंख्या इतनी है और इतना वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, तो ये अपना प्रतिशत का सवाल है एक तरीके से। ओके, तो इसका जो आंसर है वो 8,40,000 है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में 117, निश्चित राशि पर 10% ब्याज, यानी ये अपना ब्याज का है। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो 117 का जो आंसर है वो 87,400। क्वेश्चन नंबर 118, तो ये भी अपना ब्याज का ही सवाल है, नॉर्मल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो है अपना सिलेबस में शामिल किया गया, तो 118 वाले का आंसर है 8। उसके बाद में यहाँ पे एक आपको ये डायग्राम दिया गया है, इस तरीके से फ्लो चार्ट दिया गया है ये वाला। अब इसके आधार पे 4 सवाल पूछे गए हैं कम से कम, एक तो ये पूछा गया है, एक ये पूछा गया है और ये भी, ये अलग है, आई थिंक ये अलग है। ओके, चलो ठीक है, इसमें 2-3 सवाल पूछे गए हैं, तो इसके आधार पे आपको ये 2 सवालों के आंसर देने हैं। तो पहले ही आपको ये जो
पाई चार्ट है, इसको थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए। तो जब मैं मैथमेटिक्स कराऊंगा आपको अच्छे तरीके से, तो वो सवाल इतने हल करा दिए जाएंगे कि उनसे बाहर जाने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो श्योरली आप मैथमेटिक्स 20 सवाल जो होंगे 20 में से 18-17 आराम से सॉल्व कर दोगे, भले ही आप आर्ट बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो। ओके, 119 वाले का आंसर है बस, और 120 वाले का आंसर है अपना 43.36%। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसका 121 वाला जो है, इसमें पाई चार्ट है इस तरीके से दिया गया है। तो यातायात भोजन में कुल व्यय जुलाई व जून में कितना प्रतिशत अधिक हुआ, तो इस वाले का जो आंसर है वो अपना, इसका जो आंसर है 39%। ओके, तो ये 39% है, तो ये अपना आरपीएससी ने जो माना हुआ है वही आंसर मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इतने अपना 102 से शुरू हुए और 121 तक, यानी कुल मिला के 20 सवाल जो हुए वो मैथमेटिक्स के हुए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मैथमेटिक्स का इतना भी कोशिश करना है कि 20 में से आपके 17 से 18 सवाल सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे सवाल इजी हैं, एक भी सवाल कठिन नहीं है मैथमेटिक्स का। जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं उन्हें कठिन लग रहे हों वो घबराएं नहीं बिल्कुल भी। जब मैं मैथमेटिक्स करा दूंगा तो आपके 20 में से 17 से 18 आने चाहिए, निश्चित सी बात है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थान सरकार ने मौसमी एवं गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो इस सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो निदान है। 122 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 123, चीन की टीम ने 2018 में BWF थॉमस कप जीता है। इसने फाइनल में किस टीम को हराया है, किसने जीता है चीन की टीम ने 2018 में, तो ये उस टाइम की करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर है जापान। ओके, इसने फाइनल में किस देश को हराया था, जापान को हराया था चीन ने। ओके, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला को USA की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स ने मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया है, तो उसका नाम क्या है, तो ये दिव्या सूर्यदेवरा। ओके, नेक्स्ट सवाल, शरद कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इधर आप इधर समझ में नहीं आए तो इधर आप पढ़ लीजिए करिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पूर्व महानिदेशक के हाल ही में समाचारों में क्यों हैं, तो शरद कुमार जो वर्तमान में वो CBC के चीफ हैं, सेंटर विजिलेंस कमीशन के जो हैं वो चीफ हैं। तो उसमें देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ओके, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 126, जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी 2020 टूर्नामेंट बांग्लादेश ने जीता। फाइनल में उसने किस टीम को हराया था, तो फाइनल में महिलाओं के जो T20 था उसमें भारत को हराया गया था। क्वेश्चन नंबर 127, मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 कथन दिए, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसका उद्घाटन हरसिमरत कौर ने किया था, ये भी सही है। यह अजमेर के रूपनगढ़ में, ये भी सही है। यह है स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। तो पहला और सा ये सही है, आ और सा जिसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के मध्य जो बैठक हुई वो कहाँ पे हुई थी, तो उसका आंसर है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 129, त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 2018 में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त और कौन कौन से 2 देशों ने हिस्सा लिया था, तो यहाँ पे मालाबार नाम का जो 22वां संस्करण जो आयोजित किया गया था उसमें जापान, USA और इंडिया 3 देशों ने यहाँ पे जो है इस अभ्यास में भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट सवाल, 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रेटिंग देने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 स्टार पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की, हरियाणा सरकार ने की थी। इन पंचायतों को जो लिंगानुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं कौन सी स्टार रैंकिंग दी जाती थी, तो वहाँ पे जो रैंकिंग जो थी स्टार वाली वो कलर के आधार पे दी जाती थी। तो उनको जो स्टार मिलती है वो अपनी पिंक स्टार, जो अपने महिलाओं की लिंगानुपात में अगर सुधार कर रहे हैं तो उनको पिंक स्टार जो है रैंकिंग दी जाती थी।
7 अलग अलग स्टार दिए जाते थे, किसी को पिंक स्टार, किसी को ग्रीन स्टार, इस तरीके से। तो जो अपने लिंगानुपात में अगर सुधार कर रहे हैं तो उनको पिंक स्टार जो है वो दिया जाएगा। तो ये अपने आप में कठिन था। ये हरियाणा का जीके का सवाल था, हरियाणा की करंट अफेयर्स थी। आप पढ़ोगे तो नेशनल इवेंट्स पढ़ लेते हो या राजस्थान का जीके पढ़ लेते हो। ये हरियाणा की योजना के बारे में पूछा गया था, तो अपने आप में कठिन हो सकता है। ठीक है, हर कोई उतना याद भी नहीं रखता। 7 स्टार हैं, अब 7 स्टारों में कलर याद रखो, इतना टफ हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सवाल रहा होगा हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए, शायद ये आसान रहा होगा। महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना आरंभ की? महिला सशक्तिकरण और पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना जो आरंभ की, वो राज्य था महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, वह राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये अपना राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो ऑप्शन नंबर 2, शिलोंग को जो 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल 133। 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार कर लिया। उनमें से एक राजस्थान का भी था, तो वो कौन थे? राजस्थान के जगदीश चंद्र जी जो थे उन तैराकों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 134। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो उसका आंसर है 100 गीगावाट। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाल ही में भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप तीसरा चरण की महिला रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये अब 2018 का जिस समय एग्जाम हुआ था 5 अगस्त को, उस समय के करंट अफेयर्स में शामिल था। तो ये जो आयोजित की गई थी साल्ट लेक सिटी में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 136। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। तो दूसरी महिला न्यायाधीश कौन सी हैं? तो जस्टिस आर भानुमति। ओके, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस इंदु मल्होत्रा 2 महिला न्यायाधीश थी। ओके, हाल ही में पाकिस्तान का यूसुफ सलीम समाचारों में रहा, तो क्यों रहे समाचारों में? तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। तो वह पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश हैं। ओके, 137 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें क्या है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही आपको छांटना है। राजनीतिक दलों को मिलने के वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का बिल्कुल सही है, पारदर्शी बनाने का ही बोलेगी सरकार। तो चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्हें पिछले लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा चुनावों में न्यूनतम 2 मत प्रतिशत प्राप्त हो। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चुनाव बॉन्ड जारी करने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। ओके, ये ऑप्शन भी सही है। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें ए, सा और दा ये 3 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है अपना क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 139। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो जापान की जाक्सा ने ये सफल परीक्षण किया है। 139 में आंसर नंबर 4। राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया है? तो वो जो है वह गास्ता तीस्ता पाररी, इसके लिए डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को जो है ये जो पुरस्कार है वो मिला है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 141। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 में 23 लेखकों का चयन हुआ। उनमें से राजस्थानी भाषा के लिए किसको चुना गया? तो वो CL सांकला जी। CL सांकला जी जो है वो कम उम्र के ही हैं, करीब करीब 40 साल के आसपास उम्र है इनकी, और एक कोटा में शिक्षक हैं इस समय। ओके, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। शुंग जो है राजवंश दिया है और राजधानी दी गई है, आपको मिलाना है। ओके, तो शुंग की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। ओके, उसके बाद में सतवाहन की राजधानी जो पैठन थी, सतवाहन की राजधानी पैठन। उसके बाद में अब यहाँ से आई थिंक यहाँ तक करंट अफेयर्स हो गए 141 तक, इस जगह तक। उसके बाद में ये विविध चलेंगे, विविध और स्थापत्य से रिलेटेड है। ये शायद मध्यकाल और एंशियंट वाले, ये इंडियन हिस्ट्री के सवाल आ रहे हैं यहाँ पे,
इंडियन हिस्ट्री के सवाल आ रहे हैं अभी। ओके, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है, उसके बाद में एक आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, उसके बाद में मध्यकाल के सवाल हैं और आधुनिक भारत के सवाल हैं। तो ये इंडियन हिस्ट्री आ रही है यहाँ पे। ओके, इंडियन हिस्ट्री के ज़्यादा सवाल नहीं है, 10-12 के आसपास सवाल दिए गए हैं। ओके, तो सतवाहन जो है उसकी राजधानी जो थी पैठन थी, कदम्ब की राजधानी बनवासी थी और चंदेलों की राजधानी महोबा थी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 1, 4 ये मिला लेंगे आप तो आंसर नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 143, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार हम कौन कौन से कथन सत्य हैं। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। हाँ, मंदिरों का उद्भव स्वतंत्र आधार वालों का गुप्त काल में ही है। लाड़ खां जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला ऑप्शन, खजुराहो के मंदिरों में ये लाड़ खां जो है वो अपना कर्नाटक में आता है, प्रारंभिक मंदिरों में से है और ये बादामी के चालुक्यों से संबंधित। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, समस्त खंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्राचीन स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो यहाँ पे आके जो है वो गड़बड़ हो जाता है, ये ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें आंसर जो है 1, 2, 3 ये सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल 144, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? इतना ध्यान रखना, सवाल को सही से पढ़ना, यहाँ सत्य असत्य क्या लिया है लिखा हुआ है। अगर आपको सवाल में जल्दी जल्दी कर दी और यहाँ सत्य पढ़ लिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ओके, श्रेणी व्यापारियों एवं कारीगरों का संगठन थी, बिल्कुल सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखता था, ये सही है। श्रेणी एकमात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, नहीं, उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो असत्य है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? तो वो बलबन ने की थी। बरकरी समुदाय का मुख्य पीठ अवस्थित है, बरकरी समुदाय का मुख्य पीठ है पंढरपुर में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम देना है आपको। देखो, लखनऊ समझौता कब हुआ? 29 दिसंबर 1916 में हुआ। ओके, स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। ओके, उसके बाद में बाल गंगाधर जी की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को हुई। ओके, 1920 में। तो अब यहाँ पे लखनऊ समझौता जो है वो दिसंबर में है और ये 1 अप्रैल में। तो सबसे पहले कौन सा घटनाक्रम हो रहा है? थर्ड वाला। तो इसमें सही कालानुक्रम चुनिए। थर्ड वाला जो है वो 1916 में ये है। अच्छा, ये पहला लखनऊ समझौता सबसे पहले 1916 दिसंबर में हो रहा है। तो पहला जो है वो अपना सबसे पहले लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता। उसके बाद में अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, उसके बाद में अपना जो हो रहा है वो अपना बाल गंगाधर जी अगस्त में 1920 में। और उसके बाद में स्वराज दल की स्थापना, यानी ये जो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड जिसमें है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। 148वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ संस्था का नाम दिया गया है और उनके प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। देखिए, इनमें से सर्वेंट ऑफ इंडिया ये तो जो शुरू किया गया था वो 1905 में जीके गोखले के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद में सोशल सर्विस लीग जो थी वो नारायण मल्हार के ML जोशी के द्वारा शुरू की गई थी 1911 में। सेवा समिति जो थी HN कुंजरू के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये तीनों तो सही हैं। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये जो शुरू किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा 1970 में शुरू किया गया। तो श्री राम वाजपेयी जो इसमें ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आंसर इसका होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है। ऐसे ही सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नहीं है, असत्य है। देखिए, क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, देखो ये यहाँ पे नहीं लगा दिया। तो यही एक चीज़ को ध्यान रखना है कि सवाल में वो चतुराई करता है सामने वाला एग्जामिनर, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से मास्टर अमीर चंद शामिल थे, भाई बाल मुकुंद शामिल थे, अवध बिहारी बोस शामिल थे, भगवती चरण बोरा जो थे उसमें शामिल नहीं थे। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता
की भूमिका अदा की तो उसमें मध्यस्थ कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 150। तो ये लास्ट में अपना इंडियन हिस्ट्री का था। लास्ट में यहाँ पे रफ कार्य के लिए भी पेज दिए जाते हैं, आरपीएससी के द्वारा 2 पेज दिए जाते हैं खाली। तो हमने जो शुरुआत में बात की थी कि हम देखेंगे, एक तो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे और एक डिफ़िकल्टी लेवल वाइज देखेंगे। तो डिफ़िकल्टी लेवल वाइज अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, तो इजी लेवल के करीब करीब 60% जो सवाल आ रहे हैं वो इजी लेवल के आ रहे हैं। ओके, मीडियम लेवल में थोड़ा बहुत 20% के आसपास में आ रहे हैं और डिफ़िकल्टी लेवल में 20% आ रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी वाले तो ऐसे सवाल हैं जिन्हें सॉल्व करना मतलब काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इजी और मीडियम यानी 80% सवाल को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो कोशिश करने वाली जो एग्ज़ाम जब आएगा तब मैं आप बहुत सारी स्ट्रेटजी, ट्रिक्स और वो बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप चीट पॉइंट यूज कर सकते हो कि जल्दी से ट्रिक लगा के सवाल भी सॉल्व कर सको। बट अभी शुरुआत में अपना उद्देश्य यही है कि जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा आप पढ़ लीजिए, जितना हो सके उतना आप नॉलेज गेन कर लीजिए और कम से कम ये 80% सवाल जो हैं आपकी आंखों के सामने से गुजरे हुए होने चाहिए आने वाले समय पे। तो आपको इजी और मीडियम जो हैं वो काफ़ी सवाल आने वाले हैं और जितना मैं कराऊंगा उतना अगर आप कर लोगे तो 80% सवाल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर हम एक एक करके इधर से देखते हैं, लास्ट के 10 सवाल जो दिए हैं इन्होंने, तो ये इंडियन हिस्ट्री के दिए गए हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के 10 सवाल दिए हैं यहाँ पे, और उससे पहले 141 और 141 और शुरू कहाँ से हुए हैं? ये 141 से पहले शुरू जो हुए हैं ये शुरू हुए हैं अपने 122 से, यानी कुल मिला के 20 सवाल जो दिए गए हैं करंट अफेयर्स के यहाँ पे दिए गए हैं, इतना ध्यान रखना है। उससे पहले 121 तक जो सवाल हैं और शुरू कहाँ से हुए हैं? 102 से, आई थिंक 102 से शुरू हुए हैं, 102 से शुरू हुए हैं। तो ये वाले 102 से 121 तक यानी 20 सवाल जो हैं वो मैथ एंड रीजनिंग के हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स के भी 20 हो गए। अब उससे ऊपर के जितने भी सवाल हैं 101 तक, और शुरू कहाँ से हुए हैं? वो 82 से हुए हैं शुरू, आई थिंक 82 से वो शुरू हुए हैं, यहाँ से 82 से। तो 82 से 101 तक 20 सवाल जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। उसके ऊपर की साइड में अगर बात करें तो वो इकोनॉमिक्स के हैं। 81 तक जो सवाल हैं वो कहाँ से शुरू हुए हैं? इकोनॉमिक्स वाले सवाल देखिए ऊपर की साइड में हम चलते चलते हैं, इकोनॉमिक्स वाले जो सवाल शुरू हुए हैं वो अपने शुरू हुए हैं 81 तक जैसे आ रहे हैं, तो वो अपना शुरू हुआ है 62 से जो शुरू हुए हैं वो इकोनॉमिक्स के 62 से 81, यानी 20 सवाल जो हैं वो इकोनॉमिक्स के हैं। फिक्स दिया है 2018 वालों में, उन्होंने 20-20 सवाल में बांट दिया है। 20 सवाल इकोनॉमिक्स के हैं यहाँ तक 62 से 81 तक। उससे ऊपर के जो पॉलिटी के सवाल हैं तो 61 तक जो है वो पॉलिटी के सवाल हैं। कहाँ से शुरू हुए हैं वो देखते हैं, 61 और ऊपर की तरफ हम चलते जाते हैं तो जन इतिहास का ये इस तरीके से ऊपर चलते जाते हैं। तो आई थिंक ये जो सवाल होंगे वो 49 प्रत्यक्ष गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी उसमें शामिल है। तो यहाँ तक अपना 37 से 61 काफ़ी ज़्यादा सवाल हो गए हैं, करीब 25 के आसपास सवाल हो गए हैं। ओके, तो ये 25 सवाल जो हैं वो पॉलिटी से लिए गए हैं। ओके, पॉलिटी से लिए गए हैं। और उससे ऊपर की साइड में जो भी है अपना वो मिक्स है राजस्थान जीके का। ओके, ऊपर की साइड में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, ये सब कुछ मिक्स है। और उसमें बीच में अपना ज्योग्राफी के 15 के आसपास सवाल हैं। अब ज्योग्राफी के सवाल और देख लेते हैं बीच में कौन कौन से हैं। ओके, इससे ऊपर की साइड में ये अगर हम सवाल देखें, ये ज्योग्राफी के सवाल हैं। एंड कहाँ से शुरू हुए हैं? ये शुरू हुए हैं 36 से। ओके, 36 से, इसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी शामिल है, इतना ध्यान रखना। 36 से ऊपर की साइड में अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी कहाँ तक जा रहा है ऊपर के, यहाँ भी ज्योग्राफी है, यहाँ भी ज्योग्राफी है। इसे हम मान सकते हैं 17 से, यानी 17 से 36 तक। ओके, तो करीब 20 सवाल जो हैं वो ज्योग्राफी के हैं। ओके, ज्योग्राफी के 20 सवाल हैं। और उससे ऊपर के जो सवाल हैं वो राजस्थान हिस्ट्री के एंड राजस्थान कल्चर के हैं। ओके, तो इस तरीके से कुल मिला के अगर यहाँ पे बात की जाए, इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो 10 सवाल आए। राजस्थान जीके में अगर राजस्थान कल्चर एंड राजस्थान हिस्ट्री की बात की जाए तो 17 सवाल इसमें ये दिए गए हैं।
पॉलिटी की बात की जाए तो 25 सवाल पॉलिटी से आए हैं, तो पॉलिटी पे बहुत अधिक जोर देना पड़ेगा और मैं काफ़ी अच्छी आपके लिए पॉलिटी करा दूंगा, तो बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। ज्योग्राफी के 20 सवाल हैं जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी शामिल है। इकोनॉमी के 20 सवाल हैं जिसमें राजस्थान इकोनॉमी भी शामिल है, करंट अफेयर्स भी शामिल है उसकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 20 सवाल फिक्स हैं। मैथ एंड रीजनिंग 20 सवाल फिक्स हैं। करंट अफेयर्स जो है वो 20 सवाल फिक्स हैं। ओके, इस तरीके से आपके जो हैं वो सवालों का वर्गीकरण किया गया है। और डिफ़िकल्टी लेवल में मैंने आपको बताया 60% जो है वो इजी है, 20% जो है वो मीडियम है और बाकी के बच्चे 20% डिफ़िकल्ट हैं। तो ये डिफ़िकल्ट को तो आप छोड़ के मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़ भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें ऐसा तैयार करना है इस तरीके से कि 80% सवाल जो है वो आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सको। 80% पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाओ तो 65% 70% तक अटैम्प्ट आप कर पाओ, ठीक है। तो आपको ये परेशान नहीं होना है और इस तरीके से हम जो कोर्स कराएंगे वो कम्प्लीटली आपको सारी चीज़ें अच्छे लेवल से, आपको बेस्ट से बेस्ट मैटर जो है आपको मिल जाएगा। ओके, राजस्थान ज्योग्राफी ये भी चल रही है, उसके अलावा जो भी आने वाली चीज़ें वो धीरे धीरे कंप्लीट करा दी जाएंगी। ओके, और टेस्ट सीरीज जो है हम शुरू कर देंगे एंड 1 जनवरी से वो अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो जाएगी RS प्रीलिम्स की, तो आपको बता दिया जाएगा सारा।